लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख इट इज डिसीजन टाइम फॉर नाटो में साफ शब्दों में कहा गया है कि अब नाटो और ट्रांस अटलांटिक रिश्तों के लिए निर्णायक घड़ी आ चुकी है। लेख के मुताबिक 62वां म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ऐसे मोड़ पर हो रहा है जहां अमेरिका यूरोप से पहले से ज्यादा अपेक्षाएं रख रहा है, जबकि यूरोप अमेरिका से पहले जितनी उम्मीद करता था उतनी अब नहीं करता। लेख बताता है कि नाटो के सामने दो रास्ते हैं। पहला, ऐसा नया संतुलन जिसमें यूरोप अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठाए और अमेरिका के साथ सीमित लेकिन मजबूत साझेदारी बनाए रखे। दूसरा, आपसी आरोप प्रत्यारोप और मतभेद जो रिश्तों को टूटने की कगार पर ले जा सकते हैं। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ा है। पूर्व में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयानों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शिकायतों का जिक्र करते हुए लेख कहता है, वॉशिंगटन अब यूरोप से रक्षा खर्च बढ़ाने और साझा मूल्यों पर स्पष्ट रुख की अपेक्षा कर रहा है। म्यूनिख सम्मेलन में विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका अहम मानी जा रही है। क्या वो डांट फटकार का स्वर अपनाएंगे या सहयोग का नया खाका पेश करेंगे, ये महत्वपूर्ण होगा। लेख के अनुसार सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका चाहता है कि यूरोप अपनी सुरक्षा का बोझ ज्यादा उठाए। ऐसे में यूरोप को भी कड़े फैसले लेने होंगे। साझा रक्षा उद्योग, संयुक्त पूंजी बाजार और अधिक सैन्य निवेश की दिशा में आगे बढ़ना होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर येलेन रणनीतिक स्वायत्तता की बात कर चुके हैं, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। लेख का सार यह है कि अगर केवल भाषणबाजी हुई और ठोस कदम नहीं उठाए गए तो 1963 में सोवियत संघ को रोकने के उद्देश्य से शुरू हुआ यह सम्मेलन कहीं अमेरिका यूरोप तलाक की भूमिका ना बन जाए। सरल भाषा में कहें तो लेख चेतावनी देता है, अब फैसला करने का समय है। या तो नाटो खुद को नए हालात के मुताबिक ढाले या फिर मतभेद इतने बढ़ जाएं कि गठबंधन कमजोर पड़ जाए। द गार्जियन में प्रकाशित लेख सम पीआर एडवाइस फॉर द एंड्रयू स्ट्रिकन रॉयल्स ट्राई समथिंग दैट लुक्स लेस लाइक 12 मिलियन कवर अप। इसमें ब्रिटेन के शाही परिवार की उस रणनीति पर तीखा सवाल उठाया गया है जिसके तहत उन्होंने प्रिंस एंड्रयू से जुड़े यौन शोषण के आरोपों को अदालत से बाहर समझौते के जरिए निपटाया। लेख का तर्क है, $12 मिलियन देकर मामला दबाने की कोशिश पीड़ितों के प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि एक तरह का पर्दादारी जैसा लगता है। लेख में याद दिलाया गया है कि अमेरिकी नागरिक वर्जीना गल्फी ने प्रिंस एंड्रयू पर गंभीर आरोप लगाए थे। मामला न्यूयॉर्क की अदालत तक पहुंचा, लेकिन सुनवाई से पहले ही समझौता हो गया। एंड्रयू ने आरोपों से इनकार किया, पर लेख का कहना है कि अदालत से बचने की ये कोशिश शाही परिवार की छवि को और नुकसान पहुंचा रही है। संपादकीय ये भी पूछता है कि आखिर ये करोड़ों डॉलर आए कहां से? क्या ये निजी शाही संपत्ति थी या सार्वजनिक फंड से जुड़ा स्रोत? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो स्पष्ट जानकारी क्यों नहीं दी जाती? लेख में यह सुझाव दिया गया है कि केवल हम पुलिस की मदद को तैयार हैं जैसे बयान काफी नहीं है। अगर शाही परिवार सचमुच गंभीर है तो उन्हें महल के सुरक्षा रिकॉर्ड, ईमेल और अन्य दस्तावेज जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने चाहिए। लेख ये भी याद दिलाता है कि अमेरिकी जांच एजेंसियों ने पहले कहा था कि एंड्रयू ने सहयोग नहीं दिया। ऐसे में केवल सार्वजनिक बयान देना और ठोस कदम ना उठाना जनता के बीच कवर अप की धारणा को और मजबूत करता है। सरल शब्दों में लेख कहता है कि शाही परिवार अगर अपनी साख बचाना चाहता है तो आधे अधूरे कदमों से काम नहीं चलेगा। पारदर्शिता, खुला सहयोग और सच्चाई सामने लाने की इच्छा ही भरोसा बहाल कर सकती है, वरना मामला दबाने की कोशिश उल्टा भारी पड़ सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख व्हाट डज बीएनपी's लैंडस्लाइड मीन्स फॉर बांग्लादेश पोस्ट अपराइजिंग ऑर्डर। इसमें बांग्लादेश के हालिया आम चुनाव और उसके राजनीतिक असर का विश्लेषण किया गया है।
लेख बताता है कि 12 फरवरी को हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत हासिल किया है और ये जुलाई 2024 के जन विद्रोह के बाद बनी पहली निर्वाचित सरकार होगी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग चुनाव से बाहर रही। लेख के अनुसार बीएनपी की जीत ये दिखाती है कि राजनीतिक उथल-पुथल के बाद मतदाताओं ने परिचित और अनुभवी दल को चुना है, बजाय किसी नए वैचारिक प्रयोग के। संसद की 300 में से लगभग सभी सीटों पर मतदान हुआ और बीएनपी को स्पष्ट बहुमत मिला। साथ ही जुलाई नेशनल चार्टर पर जनमत संग्रह में करीब 60% मतदाताओं ने संवैधानिक सुधारों के पक्ष में वोट डाला। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। लेख बताता है कि बीएनपी पहले इन संवैधानिक सुधारों को लेकर पूरी तरह सहमत नहीं थी। जुलाई चार्टर में 2 सदनीय संसद, चुनाव आयोग की नई नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यपालिका की शक्तियों पर अंकुश जैसे प्रस्ताव शामिल हैं। अब जबकि जनता ने सुधारों को मंजूरी दी है, बीएनपी पर उन्हें लागू करने का दबाव रहेगा। सवाल यह है, क्या पार्टी अपने बहुमत का इस्तेमाल व्यापक सुधारों के लिए करेगी या फिर पुराने टकरावपूर्ण राजनीतिक ढर्रे पर लौटेगी? लेख यह भी इंगित करता है कि अवामी लीग की अनुपस्थिति ने राजनीतिक मैदान को असंतुलित बना दिया है। अगर विपक्ष कमजोर रहेगा तो जवाबदेही कम हो सकती है। वहीं विदेश नीति में भी नई सरकार को भारत, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। खासकर भारत के साथ संबंध संवेदनशील रहेंगे क्योंकि शेख हसीना फिलहाल वहीं निर्वासन में हैं। सरल शब्दों में लेख का संदेश ये है कि चुनाव ने सत्ता का फैसला तो कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश की भविष्य की स्थिरता इस बात पर निर्भर रहेगी कि बीएनपी अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करती है। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय निर्णायक जनादेश तारिक रहमान, बीएनपी और बांग्लादेश के चुनाव नतीजे में बांग्लादेश के हालिया चुनाव परिणामों और उनके क्षेत्रीय असर का विश्लेषण किया गया है। संपादकीय के अनुसार भारी बहुमत के साथ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी सत्ता में लौट आई है और उसके नेता तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बनने की तैयारी में हैं। ये वापसी इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि वो लंबे निर्वासन और कानूनी पाबंदियों के बाद राजनीति में लौटे हैं। संपादकीय बताता है, ये चुनाव जुलाई 2024 के उथल-पुथल और शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद हुआ पहला आम चुनाव है। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक संस्थाओं की बहाली और राष्ट्रीय सुलह कायम करना है। प्रतिबंधित अवामी लीग और उसके समर्थकों को मुख्यधारा में लाना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और लोकतांत्रिक माहौल बहाल करना जरूरी होगा। लेख ये भी रेखांकित करता है कि जमाते इस्लामी ने इस चुनाव में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और एक मुखर विपक्ष के रूप में वो सरकार पर दबाव बनाए रखेगी। उसके कुछ रुख खासकर महिला अधिकारों और धार्मिक राजनीति को लेकर नई सरकार को दाएं झुकाव की ओर धकेल सकते हैं। साथ ही जुलाई चार्टर के तहत संवैधानिक सुधारों की मांग भी जोर पकड़ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री की शक्तियों में कटौती और संसद में ऊपरी सदन का प्रस्ताव शामिल है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी संपादकीय खास ध्यान देता है। नई दिल्ली और ढाका के रिश्ते हाल के वर्षों में तनावपूर्ण रहे हैं। अब दोनों देशों के पास संबंध सुधारने का अवसर है। भारत को बीएनपी सरकार के साथ संवाद बढ़ाना होगा और घरेलू स्तर पर बांग्लादेश विरोधी बयानबाजी को संयमित करना होगा। वहीं ढाका को भी भारतीय दूतावासों की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की हिफाजत सुनिश्चित करनी होगी। सरल भाषा में कहें तो संपादकीय का संदेश है, ये जनादेश सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत है। बीएनपी को लोकतांत्रिक सुधार, आर्थिक पुनरुद्धार और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित रिश्तों पर ध्यान देना होगा। भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए ये रिश्तों को नई दिशा देने का मौका है, बशर्ते वो पुराने विवादों को समझदारी से संभालें। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,